Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Before I proceed, I want to wish you all from Team SPM side a very happy Holi. देखिए आज होली के इस ओकेजन पे मैं चाहूँगा कि आप सब खूब एंजॉय करें। आज अपना समय परिवार के साथ बिताएं। न्यूज़पेपर एनालिसिस में ब्रीफ में करूंगा। आज जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको मैं एक जगह कलेक्ट करके आज दे रहा हूं ब्रीफ में, ताकि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे नहीं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग कंटिन्यूटी मैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूं। इसी कारण से मैं आज मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप आराम से आज एंजॉय करें। इसके अलावा आज ही इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है कि चूंकि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छुट्टी होगी, उनके अलग अलग जो प्रेस हैं, इस कारण से कल इंडियन एक्सप्रेस नहीं आएगा। सिमिलरली हिंदू के भी तमाम इंपॉर्टेंट एडिशंस द हिंदू के कल पब्लिश नहीं होंगे, जैसे आज आसाम ट्रिब्यून पब्लिश नहीं हुआ। तो कल का देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल न्यूज़पेपर एनालिसिस आएगा नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स पब्लिश नहीं होंगे। असम ट्रिब्यून आज नहीं पब्लिश हुआ है, कल होगा। अगर कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा तो कल देखेंगे, अदरवाइज आई विल गिव अ मैसेज नो न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडे। तो कल का कल देखेंगे। अगर कल न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आया तो आज का बैकलॉग कल कंप्लीट कर लेना। आई एम कंटिन्यूइंग टुडेज सेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जल्दी देख लेते हैं। आज 10 मिनट में हम लोग रैप अप करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो पहला टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू यूरेनियम इंपोर्ट बाय इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए भारत के अंदर अभी 7 अलग अलग न्यूक्लियर पावर साइट्स हैं, जिसमें टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फंक्शनल हैं, जिसकी मदद से न्यूक्लियर पावर हम प्रोड्यूस करते हैं। 7 साइट्स हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे नरोड़ा उत्तर प्रदेश, रवात भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कायगा कर्नाटका, कलपक्कम तमिलनाडु, कुदानकुलम तमिलनाडु। और हर न्यूक्लियर साइट पे दो तीन रिएक्टर्स हैं, तो टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ओवरऑल हम लोग 8.5 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं, विच इज़ अबाउट 3% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इन द कंट्री। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक, जब तक हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाए, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए। तो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी लाए जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी लोअर साइज की होगी, 300 मेगावाट से कम की होगी। अभी भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सब के सब यूरेनियम बेस्ड हैं। उसमें से कुछ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यूज करते हैं, कुछ लाइट वाटर रिएक्टर यूज करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता क्या है आपको पता है, यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में हमने 2 दिन पहले भी देखा कि यूरेनियम जो नेचुरली होता है, उसमें 2 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम मिलते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 इज फिसाइल, वही फिजन रिएक्शन करता है, एंड यूरेनियम 235 ब्रेक्स इनटू बैरियम एंड क्रिप्टन, एंड इन दैट प्रोसेस इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। उस एनर्जी की मदद से वाटर को हीट किया जाता है, और उस वाटर को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, उस स्टीम की मदद से। तो ये सब रिएक्शन हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजन रिएक्शन, जिसमें फिजन रिएक्शन करा के यूरेनियम का, और वो भी चेन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। इन सबको डिटेल में मैं समझाऊंगा, ये पूरा रिएक्शन प्रोसेस। जो बच्चे नए हैं, अभी अभी तैयारी शुरू की है, उनके लिए इन द साइंस एंड टेक रिवीजन सेगमेंट। तो यूरेनियम का जब फिजन रिएक्शन शुरू होता है, तो बैरियम क्रिप्टन में तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता ही है, साथ ही साथ हर रिएक्शन के बाद 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, जो नेक्स्ट सेट ऑफ यूरेनियम 235 पे अटैक करते हैं, और इट लीड्स टू अ चेन रिएक्शन। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 का फिजन रिएक्शन होता रहता है इन कंसिस्टेंट मैनर, और जिस कारण से एनर्जी जनरेट होती है। उस हीट की मदद से स्टीम क्रिएट किया जाता है, वाटर को हीट करके, और स्टीम की मदद से टरबाइन को रोटेट करते हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस पूरे प्रोसेस में रिएक्टर बहुत ज़्यादा हीटेड ना हो जाए, इसके लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ रिएक्टर्स में लाइट वाटर H2O का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का इस्तेमाल किया जाता है। बट पॉइंट ये है कि चाहे हम लाइट वाटर इस्तेमाल करें या हेवी वाटर इस्तेमाल करें, जो कोर
रिएक्टर है अभी भारत में जो 24 के 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सब के सब यूरेनियम का ही इस्तेमाल करते हैं एज फीड फ्यूल। भारत ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो कहे जाते हैं भारत के फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन या इनफैक्ट न्यूक्लियर साइंस के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने भारत के लिए एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम भी डेवलप किया है। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम मैंने 17 दिसंबर 2025 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था। अगेन मैं रिवीजन में अच्छे से करा दूंगा। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अंतर्गत फर्स्ट स्टेज में हमें यूरेनियम बेस्ड ही रिएक्टर्स बनाने हैं। सेकेंड स्टेज में विल मूव टू थोरियम एंड प्लूटोनियम बेस्ड। तो अभी हमारे देश में जितने भी रिएक्टर्स हैं सब फर्स्ट स्टेज वाले ही रिएक्टर हैं, और बाद में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव टू द सेकेंड स्टेज एंड देन अल्टीमेटली विल कम द थर्ड स्टेज। तो अभी इस पेज पे मैंने बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है कि भारत में 24 रिएक्टर्स हैं। 24 के 24 रिएक्टर्स फर्स्ट फेज के रिएक्टर्स हैं। फर्स्ट फेज से मेरा मतलब है कि भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए 3 स्टेजेज में एक प्रोग्राम डेवलप की गई है, जिसको डिटेल में मैंने 17 दिसंबर को डिस्कस किया। और फर्स्ट स्टेज के रिएक्टर सब के सब रिएक्टर्स को चाहिए होता है यूरेनियम एज फ्यूल, जिसमें भी मेनली यूरेनियम आइसोटोप 235 इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर पावर जनरेशन। अब यूरेनियम की अगर हम बात करें, नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है वो येलो कलर का होता है, तो उसको हम लोग येलो केक भी कहते हैं। यूरेनियम ऑक्साइड फॉर्म में होता है, उसको येलो केक भी कहते हैं। यूरेनियम की अगर हम बात करें जो हमारे फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें यूरेनियम 238 मेजॉरिटी होता है, यूरेनियम 235.7% के आसपास होता है, उसी को इनरिच किया जाता है 4% तक फॉर पावर जनरेशन एंड 90% तक फॉर यूजिंग इट एज अ न्यूक्लियर वेपन। कमिंग बैक टू द सोर्स ऑफ यूरेनियम सप्लाई टू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया, भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सबको अभी यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम आता कहाँ से है? देखिए, भारत को लगभग 1500 to 2000 टन्स ऑफ यूरेनियम चाहिए होता है हर साल, और इसमें से 70% ऑफ द यूरेनियम रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट। मीन्स जस्ट लाइक crude oil and natural gas, for uranium also right now India is heavily dependent on import। क्योंकि डोमेस्टिक सोर्सेज की बात करें तो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं हमारे देश में, कई सारे यूरेनियम के माइंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरेनियम माइंस की बात करें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट यूरेनियम माइन वाज डिस्कवर्ड इन सिंहभूम बेल्ट ऑफ झारखंड। उसमें भी जो जादूगोरा माइन है झारखंड के अंदर, जो सिंहभूम बेल्ट में आता है, इट इज द फर्स्ट uranium mine in India which started production of uranium in 1967। उसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश में जाएं तो आंध्र प्रदेश में कटप्पा बेसिन है, वहां पे यूरेनियम के कई सारे छोटे बड़े माइंस हैं। उसमें से एक माइन है तुमलापल्ली। तुमलापल्ली इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम माइन इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। भारत में तो सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व तुमलापल्ली में है ही, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी इसकी एक स्टैंडिंग है एज फार एज यूरेनियम रिजर्व्स आर कंसर्न्ड। तो पॉइंट यह है कि भारत के अंदर यूरेनियम रिजर्व्स हैं, देयर आर सेवरल माइंस। झारखंड में मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आपको याद रखना है जादूगोड़ा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है तुमलापल्ली। उसके अलावा मेघालय में भी यूरेनियम माइंस हैं, दोमनिया सात, वाखीन एंड मौसीन राम। इसके अलावा थोड़े बहुत अरावली रेंजेस इन राजस्थान में भी यूरेनियम माइंस मिलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है भारत के यूरेनियम माइंस की, कि दे प्रोड्यूस लो ग्रेड यूरेनियम। उनकी यूरेनियम की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। दैट इज द रीजन वाई वी रिलाई हेविली ऑन इम्पोर्ट। भारत के अंदर यूरेनियम माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन करने की जिम्मेदारी है यूसीआईएल की, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। यूसीआईएल यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिस पे यूरेनियम के मदद से जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स रन किए जाते हैं वो रन कराया जाता है बाई अनदर पीएसयू जिसका नाम है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यही कारण है चूंकि हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज से लो ग्रेड ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस होता है। दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया मीट्स इट्स यूरेनियम रिक्वायरमेंट हेवली थ्रू इंपोर्ट। और हम ज़्यादातर जिन देशों से इंपोर्ट करते हैं वो है रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कनाडा। तो आप देख सकते हैं कि यूरेनियम सप्लाई करने वाले जो देश हैं उसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण देश कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं मेनली, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज का कभी सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो अपार्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दैट इट दे प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू या कनेक्टिविटी टू यूरोपियन मार्केट एंड ऑल, एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट जो आप जरूर लिखेंगे मेंस में कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसमें भी कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूरेनियम सप्लायर फॉर इंडिया। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के अलावा रसिया भारत का एक इंपॉर्टेंट यूरेनियम सप्लायर है। भारत के अंदर जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया गया है कुदानकुलम में, यहाँ देखिए तमिलनाडु कुदानकुलम में, इस कुदानकुलम को रसिया की मदद से डेवलप किया गया है और रसिया ने यहाँ पे लाइफ टाइम यूरेनियम सप्लाई करने का कमिटमेंट किया है। तो रसिया सप्लाइज यूरेनियम फॉर कुदानकुलम रिएक्टर फॉर विच इट हैज अ लाइफ टाइम सप्लाई एग्रीमेंट। जब तक कुदानकुलम रिएक्टर रहेगा तब तक यहाँ पे यूरेनियम सप्लाई रसिया करता रहेगा। अब करंट न्यूज ये है, देखिए कनाडा इज ऑल्सो रिच इन यूरेनियम प्रोडक्शन। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, हम पहले से भी कनाडा से यूरेनियम इंपोर्ट करते रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वाज ऑन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया और उनके विजिट के दौरान भारत ने कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए। अभी मार्क कार्नी ने जो भारत का विजिट किया है, इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ gesture from Canada side. They want to revive the strained ties between India and Canada, which had strained during the prime ministerialship of Justin Trudeau. तो जब ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में ट्रूडो बार बार खालिस्तानी सिंपैथाइजर जो कनाडा बेस्ड हैं उनको सपोर्ट करते थे, उनके फेवर में बात करते थे। इस कारण से भारत और कनाडा के रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे। लेकिन अब जो नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, भारत के साथ रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं और इस कारण से ही विजिटेड इंडिया। 3 महत्वपूर्ण एरियाज में बातचीत हुई है। पहला, लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई का कमिटमेंट हुआ है। तो नाउ कनाडा हैज कमिटेड दैट इट विल सप्लाई अबाउट 10,000 टन्स ऑफ यूरेनियम ओवर अ पीरियड ऑफ 2027 टू 35। इसके अलावा दोनों देश आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी डीपेन करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हो गए, मतलब इंपॉर्टेंट बातें फाइनलाइज हो गई हैं एंड होपफुली द 2 कंट्रीज India and Canada will sign comprehensive economic partnership agreement by 2026. Both sides, India and Canada, have also committed for more cooperation at different multilateral platforms. उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत द्वारा स्टार्ट किए गए मल्टीलेटरल इनिशिएटिव जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन करने का कमिटमेंट दिया है कनाडा ने। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about significance of Gulf countries for India in numbers. Gulf countries are important for India, ये तो बात आपको पता ही है, लेकिन एग्जैक्ट थोड़े से नंबर्स देखते हैं जो हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, ये मेनली आया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एस्केलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड अदर गल्फ कंट्रीज। आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद से ईरान हैज स्टार्टेड रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ओवर अदर गल्फ कंट्रीज जो सऊदी और अमेरिका के अलाइज हैं, उनके नज़दीक माने जाते हैं, जैसे कतर, बहरीन, कुवैतन, ओमान। लेकिन उसमें सबसे जो मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक ईरान ने जो शुरू किया है वो किया है अगेंस्ट यूएई। यूएई के इंपॉर्टेंट शहर दुबई और अबू धाबी में अटैक्स किए हैं ईरान ने। इस कारण से इंडिया का इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि इंडिया इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब इंट्रिकेटली लिंक्ड है विथ दीज गल्फ कंट्रीज। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात तो आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज से हम खूब सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो गल्फ कंट्री जरूरी है ही। प्लस अगर हम देखें ये गल्फ रीजन में 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इस रीजन में रहता है। 1 करोड़ से भी ज्यादा एनआरआईज जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, लेकिन इस रीजन में रह रहे हैं फॉर इकोनॉमिक या अदर अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, पहले इंडियन सिटीजन थे या उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, अब उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी है, दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली है, बट वो इंडियन ट्रेडिशन कल्चर को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ और एनआरआईज के बीच में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, ये किसी और दिन में न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा दूंगा और करंट अफेयर्स में भी मैं बता दूंगा। एनआरआईज आर बेसिकली इंडियंस हु आर स्टेइंग आउटसाइड कंटिन्यूअसली फॉर 182 days or more. PIOs have given up their Indian citizenship but continues to have cultural link with India. तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा NRIs एंड PIOs इस रीजन में रहते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ यूएई की, यूएई में भी खासकर दुबई के आसपास, तो 35 लाख लोग जो हैं वो यूएई में रहते हैं। 1 करोड़ में भी, 1 करोड़ इस पूरे एरिया में रहते हैं, उसमें से अकेले 35 लाख लोग यूएई में रहते हैं।
तो यूएई जो है सबसे महत्वपूर्ण गल्फ रीजन है भारत के लिए, गल्फ कंट्री है भारत के लिए। 35 लाख इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं इस यूएई की। अगर हम बात करें तो यूएई इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। आप सोचिए यूएई हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इतना छोटा देश है, अगर ज्योग्राफी वाइज देखा जाए, इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए, या आप पॉपुलेशन वाइज भी देखें चाइना और अमेरिका के मुकाबले, लेकिन भारत के 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में यूएई भी आता है। सबसे ऊपर अमेरिका है पिछले 4 सालों से, उससे मार्जिनली कम पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे है यूएई। तो यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। खूब सारा इन्वेस्टमेंट भी यूएई से भारत में आता है। अब जब ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू की और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स यूएई पे हो रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत के इंटरेस्ट पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे पड़ेगा। ओवरऑल इस रीजन से भारत के अंदर हर साल लगभग $110 बिलियन रेमिटेंस आता है, जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रेंथन करता है। सो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी प्रश्न आया कि ये जो करंट कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, इसका भारत के ऊपर किस किस तरह से असर पड़ेगा, तो मोटे मोटे पॉइंट्स तो आपको पता ही हैं। डायस्पोरा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेमिटेंसेज एंड फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन इफ यू हैव सम डेटा लाइक यूएई इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड 1 करोड़ से भी ज़्यादा पीआईओस एंड एनआरआईज इस एरिया में रहते हैं, तो दिस विल अलाउ यू to have more concrete point and fetch more marks. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली हेल्थ। देखिए वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस पब्लिश करता है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। याद रखिएगा डब्ल्यूएचओ पब्लिश नहीं करता है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के अंदर दुनिया भर के अलग अलग देशों में क्या डेटा है, ट्रेंड है विद रिस्पेक्ट टू ओबेसिटी एंड ओवरवेट, उसको पब्लिश किया जाता है। ओबेसिटी एंड ओवरवेट का डेफिनेशन क्या है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वो जरा देख लेते हैं। देखिए अगर बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई किसी इंसान का 25 से लेकर के 29.9 तक है तो उसको ओवरवेट कहा जाएगा। बीएमआई का डेफिनेशन होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो बीएमआई अगर 25 से लेकर के 29.9 तक है तो ओवरवेट, और बीएमआई अगर 30 से ज्यादा है तो उस इंसान को कहा जाएगा कि इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस जो है दुनिया भर में अलग अलग देशों में ओवरवेट एंड ओबेसिटी के क्या ट्रेंड है उसी को कंपाइल करता है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिसेंटली पब्लिश की गई है बाय वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। उसमें एक बहुत कंसर्निंग बात भारत के लिए सामने निकल करके आई है, दैट नाउ इंडिया रैंक्स सेकेंड ग्लोबली फॉर चिल्ड्रेन हु आर सफरिंग विथ ओवरवेट एंड ओबेसिटी प्रॉब्लम आफ्टर चाइना। चाइना में दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या है उन बच्चों की जो ओबेसिटी या ओवरवेट से जूझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ गया है भारत। भारत अमेरिका और बाकी वेस्टर्न नेशन से आगे निकल चुका है, जो पहले भारत से आगे थे, क्योंकि भारत के अंदर ट्रेडिशनली जो बच्चों के अंदर हेल्थ की समस्या थी वो थी माल न्यूट्रिशन की, अंडर न्यूट्रिशन की। बट ओबेसिटी इज लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम एंड उसमें भी मेनली कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो भारत के अंदर कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है। वी आर इकोनॉमिकली नाउ इंप्रूविंग एंड नाउ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होने के बजाय ओबेसिटी की प्रॉब्लम इज इमर्जिंग एज ए नेक्स्ट सेट ऑफ हेल्थ चैलेंज फॉर इंडिया बिकॉज द कंजम्पशन पैटर्न इज चेंजिंग। नाउ चिल्ड्रन आर, अब हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न हमारा खराब हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रॉब्लम पहले से थी, वो पिज्जा बर्गर बच्चे ज्यादा खाते रहे हैं, मतलब जंक फूड ज्यादा खाते रहे, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज यूएस इंक्लूडेड वहां पे बच्चों के अंदर ओवरवेट एंड ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा थी। लेकिन अब भारत वेस्टर्न कंट्रीज को ओवरटेक कर चुका है बच्चों के अंदर ओबेसिटी एंड वेस्टर्न ओवरवेट की प्रॉब्लम को लेकर के। बस हम चाइना से पीछे हैं। अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो 41 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम हाई बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि दे आर ओवरवेट, एंड 14 मिलियन आर लिविंग विथ ओबेसिटी। दीज नंबर्स कुड बी वेरी यूजफुल इन मेंस आंसर राइटिंग। 5 से 19 साल की उम्र के बच्चों में बात करें तो 41 मिलियन बच्चे जो हैं वो ओवरवेट के शिकार हैं और 14 मिलियन जो है वो ओबेसिटी के शिकार हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्वे, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आया, उसने भी एक अलग से सेगमेंट डिवोट किया था। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि भारत के अंदर बच्चों के अंदर खासकर डिजिटल एडिक्शन एंड राइजिंग ओबेसिटी इज इमर्जिंग टू बी अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। इन दोनों के कारण डिजिटल एडिक्शन एंड राइजिंग ओबेसिटी ये एक इमर्जिंग चैलेंज है, और ये दोनों इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम्स भी हैं।
डिजिटल एडिक्शन के कारण हो क्या रहा है कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो रहा है और इसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी के साथ साथ डिजिटल एडिक्शन के कारण उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ ब्रेन फॉग। इतना ज़्यादा डिजिटल कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं कि ब्रेन उनका लेथार्जिक हो रहा है, फटीग हो रहा है। तो ये दो इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं भारत के अंदर, डिजिटल एडिक्शन एंड ओबेसिटी। इंटरलिंक्ड है, डिजिटल एडिक्शन के कारण ओबेसिटी बढ़ रही है, प्लस ओबेसिटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि देयर आर लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं बच्चे और इस कारण से बच्चों की ओबेसिटी बढ़ रही है। तो भारत के अंदर अब एक नया चैलेंज देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हो रहा है, नाउ आवर हेल्थ रिलेटेड चैलेंज इज नॉट अंडर न्यूट्रिशन बट बिहेवियर ड्रिवन लाइफस्टाइल रिस्क। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। गिटचक नाकाना, अ न्यू ग्राउंड वाटर फिश स्पीसीज, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो गिटचक नकाना नाम का एक फिश स्पीसीज डिस्कवर हुआ है असम में, ग्राउंड वाटर फिश स्पीसीज। गिटचक नकाना नाम याद रखना, ग्राउंड वाटर फिश है। इट बिलोंग्स टू फैमिली कोबिटिडे। ये नाम याद रखना, कभी कभार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। इसका नाम गिटचक नकाना रखा गया है। द नेम हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम गारो लैंग्वेज गिटचक। गिटचक मीन्स रेड, तो ये थोड़ा रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसका गारो लैंग्वेज से गिटचक नाम डिराइव किया गया है, विच मीन्स रेड। नकाना बेसिकली मीन्स नो आईज। तो ये जो गिटचक नकाना फिश है, इसको ऊपर ऊपर से देख के लगे कि इसकी आंखें हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये ब्लाइंड है, लेकिन देख करके ऊपर से इट डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नली विजिबल आईज। तो इसी कारण से इसका नाम रखा गया है गिटचक नकाना। गिटचक मतलब रेड एंड नो आईज फिश, ठीक है। गारो लैंग्वेज में इसका नाम है गिटचक नकाना, वही नाम इसको दिया गया है। ओवरऑल इसको देखा जाए तो इट लैक्स अ स्कल रूफ, या इसका स्कल रूफ भी नहीं होता। ब्रेन इज कवर्ड ओनली बाय स्किन, तो इसका स्कल रूफ नहीं है, ब्रेन इज कवर्ड ओनली बाय स्किन। ओवरऑल ये ग्राउंड वाटर में पाया जाता है और ट्रांसलूसेंट है, मतलब बॉडी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का है, बॉडी के अंदर देखा जा सकता है। इसका स्किन जो है वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Project Cheetah was launched in 2022 under Project Tiger. Absolutely correct. It is launched by NTC in association with Wildlife Institute of India. That is also correct. अच्छा, प्रोजेक्ट चीता को लेकर के कुछ सवाल थे कि सर ये इन सीटू होगा कि एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। देखिए, चीता अफ्रीका से लाया गया है ना, ट्रांसलोकेट करके भारत में, तो भारत के अंदर जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है चीता का वो एक्स सीटू होगा क्योंकि उसको ट्रांसलोकेट किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट इज नॉट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बट नीति आयोग द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। नागालैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स हैज कंप्लीटली इरेडिकेटेड हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन, दिस इज रॉन्ग। कंप्लीटली इरेडिकेट तो नहीं हुआ है एंड ईयर राउंड प्रेजेंस नहीं होता अमूर फाल्कन का नागालैंड में। तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीता, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ तक तो ठीक जा रहा है कि रंजीत सिंह जी के नाम पे ये रणजी ट्रॉफी है, लेकिन कर्नाटका इज नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, मुंबई इज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।